Hello everyone, I am Seema Dubey, TGT of Social Science from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shikohabad. Students, I have already discussed part 1 and 2 of chapter 2 People as Resource. Now I will teach you remaining part of this chapter as part 3. और आज हम हेल्थ से स्टार्टिंग करेंगे। आज का हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हेल्थ। फॉर मैक्सिमाइज प्रॉफिट, डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस टू एम्प्लॉय पीपल who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? हमेशा बच्चों ये याद रखना कि जो भी फर्म है, जो भी कंपनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, वो अपने प्रॉफिट पर ध्यान देती है। उसका उद्देश्य, जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस्ड टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एफिशिएंटली एज हेल्दी वर्कर्स बिकॉज ऑफ इल हेल्थ? तो क्या कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करेगी जिनका हेल्थ इश्यू सही ना हो, जो इल हेल्थ हो, जिनकी जो अच्छे से काम ना कर सकें? क्या ऐसे लोगों को कोई फर्म जॉब देगी? तो इसके बारे में आगे हम डिस्कस करते। द हेल्थ ऑफ ए पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हीज हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी। किसी व्यक्ति की हेल्थ उसे अपनी क्षमता को, जो उसकी, अगर किसी पर्सन की हेल्थ अच्छी है तो उससे हमें क्या पता चलता है कि उसमें इतना पोटेंशियल है, उसमें एबिलिटी है कि वो जो बीमारियां हैं, जो बीमारियों से लड़ने में वो कैपेबल है। He she will not be able to maximize his or output to the overall growth of organization. और अगर कोई व्यक्ति इल है या उसकी बैड हेल्थ है, अच्छी हेल्थ नहीं है, तो वो कभी भी अपनी फर्म का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो आउटपुट है, जो उसका जो प्रॉफिट है, उसको आगे बढ़ाने में हेल्पफुल नहीं हो सकता। Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, वास्तव में स्वास्थ्य जो हेल्थ है वो किसी भी, वो जो भी इंडिस्पेंसिबल बेसिस है, ये पता करने का एक जरिया है कि किसी व्यक्ति की वेल बीइंग कैसी है, उसका जीवन का जो स्तर है वो किस टाइप का। Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. इसलिए हमारा जो भी हेल्थ स्टेटस है, जो पॉपुलेशन का हेल्थ स्टेटस अच्छे से अच्छा हो, तो ये किसी भी कंट्री के लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। Our national policy to aims at improving the accessibility of healthcare, family welfare and nutritional service with a special focus on underprivileged segment of the population. हमारी जो राष्ट्रीय नीति है, जो नेशनल पॉलिसी है, उसका भी एम यही है कि जो हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, जो न्यूट्रिशनल सर्विस है, जो भी उनके जो पौष्टिक सेवा है, वो सब अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी पॉपुलेशन, जो अल्प सुविधा, जो जिन लोगों को ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त नहीं है, जैसे जो कम पढ़े लिखे हैं या जो गरीब तबके के लोग हों, उन लोगों तक ये सब चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। ओवर द लास्ट 5 decades इंडिया हैज़ बिल्ट ए वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले 50 सालों में इंडिया ने एक बहुत बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया एंड हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड द मेन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन गवर्नमेंट। और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देके जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी है, तो इसकी वजह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो सेक्टर्स हैं, चाहे फिर वो गवर्नमेंट के हो या प्राइवेट सेक्टर, तो वहाँ पर एक जनशक्ति दी है, मैन पावर दिया है, ताकि ये तीनों सेक्टर्स अपनी एक्टिविटी को प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें। These measures which have adopted have increased life expectancy to over 68.3 years in 2014. और इन जो हेल्थ केयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, मीन्स जो अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़, जो अर्बन और रूरल एरियाज़ में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों को डायग्नोस करने की हमारी जो क्षमता है वो बढ़ गई है, तो इसके कारण लोग बीमार
कम पड़ रहे हैं, भी अपना ट्रीटमेंट मिल रहा है उनको, वो ठीक हो रहे हैं, हेल्दी हो रहे हैं। तो इसकी वजह से जो हमारे यहाँ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो जीवन अवधि है, जीवन दर है, वो पहले की कंपैरिजन में बढ़ गई है। अब वो 68.3 ईयर्स हो गई है। अगर हम 2014 के सर्वे की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ए पर्सन 68.3 ईयर्स हो गई है। अब हम बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज़ कम डाउन फ्रॉम 147 टू 1950 in 1951 to 34 in 2016। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर कि जो एक साल में 1000 बच्चों पर, जैसे 1000 बच्चों ने हमने यहाँ पर डिवाइडेशन कर लिया, जो बच्चों ने जन्म लिया उनको हमने 1000 के ग्रुप में बांट दिया। तो वो जो 1000 जो बच्चे हैं जिन्होंने एक साल के अंदर अगर वो अपना पूरा बर्थडे कंप्लीट कर लिया तो वो उनको हमने बर्थ रेट में शामिल कर दिया। लेकिन अगर एक साल के अंदर किसी बच्चे की डेथ हो जाती है तो हम उस बच्चे को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में शामिल करते हैं। तो ये जो शिशु मृत्यु दर है, जो बच्चे अपना एक साल के अंदर में अपना बर्थडे नहीं मना पाते या जो एक साल कंप्लीट होने से पहले जिनकी डेथ हो जाती है, तो वो रेशो 1951 में 147 था। 1951 में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी, शिशु मृत्यु दर, जो एक साल के अंदर बच्चों की जो डेथ होती थी वो 147 थी। हर 1000 बच्चों पर 147 बच्चों की डेथ हो जाती थी। और वही रेशो अब 2016 की बात करें तो 2016 के अकॉर्डिंग वो 34 ही रह गया। मीन्स 1000 बच्चों पर अब केवल 34 डेथ्स होती हैं। क्रूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप्ड टू 20.4 एंड डेथ रेट्स टू 6.4 विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जो जन्म दर है, बर्थ रेट है, वो भी जो जन्म लेने की जो दर है, जो परसेंटेज है, वो भी कम हो गया है 20.4। मीन जो पॉपुलेशन जो इंक्रीजमेंट था वो बहुत तेज ज़्यादा था और अब उसमें भी कमी आई है। इसके साथ साथ में जो डेथ रेट्स थी, जो मृत्यु दर थी, उसमें भी 6.4 की रेट से कमी आई है। Increase in life expectancy and improvement in child care are useful in assessing the future progress of the country। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो जीवन अवधि है, उसमें जो इंक्रीज़ हुआ है तो वो क्या, और उसके साथ साथ में इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर, जो चाइल्ड केयर में इम्प्रूवमेंट आया है जिसके कारण इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हुई है। तो ये हमारी कंट्री की फ्यूचर प्रोग्रेस की तरफ जो बढ़ने का जो है, उस आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करते हैं। इंक्रीज इन लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ इज़ एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस। और ये जो इंक्रीज इन लॉन्जिटिविटी है, आयु में वृद्धि हो रही है, और उसके साथ साथ में जो अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें मिल रही है, तो इसके कारण आत्मविश्वास में भी, सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होती है। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी involves the protection of children from infection, ensuring the nutrition of both mother and child care। रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी में हम शामिल करते हैं कि बच्चे को अगर रिडक्शन हो रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी आई है, इट मीन्स उसको इन्फेक्शियस डिजीज से प्रोटेक्शन मिल रहा है। मदर और बच्चे की, माँ और बच्चे की अच्छे से प्रॉपर देख रेख हो रही है, न्यूट्रिशन फूड मिल रहा है, न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज़ हैं वो सब उनको अवेलेबल हो रही हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ द डेथ ऑफ ए चाइल्ड बिलो 1 ईयर ऑफ एज। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को बताने के लिए हम कैसे होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको हम डिफाइन करते हैं कि डेथ ऑफ ए चाइल्ड बिलो 1 ईयर ऑफ एज। किसी बच्चे की 1 साल के अंदर में अगर 1 साल कंप्लीट होने से पहले डेथ हो जाए तो वो शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाती है। ऐसे ही बर्थ रेट है। बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न फॉर एवरी 1000 पीपुल। हर जो 1000 लोगों पे कितने बच्चों ने जन्म लिया एक साल के अंदर, गिवन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हम 1 ईयर कंसिडर कर रहे हैं। तो 1000 पीपुल पर कितने बेबीज़ ने जन्म लिया, बर्थ लिया इन 1 ईयर, उसको हम कहते हैं बर्थ रेट। ऐसे ही डेथ रेट है। डेथ रेट इज़ द नंबर ऑफ पीपुल पर 1000 who die during a particular period of time। 1000 पीपुल पर कितने लोगों की डेथ एक साल में हुई।
यहाँ पर हेल्थ जो डिस्पेंसरीज वगैरह हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह, उनके बारे में ये टेबल दिया हुआ है। अब बात करेंगे हम, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अनएम्प्लॉयमेंट। सकल्स मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक कोर्स चिल्ड्रन एंड हेल्प्ड हर। सकल की मदर शीला अपने घर का काम करती है, अपने बच्चों को देख रेख करती है, अपने हस्बैंड बूटा की फील्ड में जो खेतों में जाके मदद भी करती है बचे हुए समय में। सकल के जो ब्रदर हैं जीतू और सिस्टर, वो अपना टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग में खेलते कूदते निकालते हैं। कैन यू कॉल देम एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड? क्या आप इन बच्चों को और शीला को अनएम्प्लॉयड कहेंगे कि ये अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं? इफ़ नॉट वाई? और अगर नहीं कहेंगे तो फिर क्यों नहीं कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट इज एग्जिस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे अनएम्प्लॉयमेंट को। अनएम्प्लॉयमेंट इज एग्जिस्ट टू सेट टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि जब लोग काम करने के लिए तो इच्छुक है, जो भी उनको मजदूरी, जो गोइंग वेजेस है वो उसमें वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी उनको जॉब, उनको काम नहीं मिल रहा है। शीला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन। शीला अपने घर के काम करने की ही अपने घर के घरेलू काम ही करना चाहती है, अपने बच्चों की देख रेख करना, अपने घर का काम करना, और उसके भाई बहन इतने छोटे हैं कि उनको वर्क फॉर पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। नाइदर जीतू, सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयमेंट। इसलिए हम ना तो शीला को और ना ही जीतू और सीतू को जो है अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन काउंट करेंगे, क्योंकि जो वर्कफोर्स पॉपुलेशन होती है, जो काम कर जिन लोगों को काम मिलता है, वो वर्क फॉर जो श्रम बल जो होती है, जो पूरा मतलब जिनके ऊपर पूरी कंट्री को चलाने का दारोमदार होता है, जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो वर्क फोर्स पॉपुलेशन 15 ईयर्स से लेके 59 ईयर्स तक की ही मानी जाती है। कोई भी व्यक्ति 16 ईयर्स के बाद में उसको हम वर्कफोर्स पॉपुलेशन का पार्ट नहीं मानते। वहाँ पर वो व्यक्ति अपनी इच्छा से काम कर सकता है, लेकिन वो उसको हम वर्कफोर्स पॉपुलेशन का पार्ट नहीं मानेंगे। ऐसे ही 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको वर्कफोर्स पॉपुलेशन नहीं माना जाता है, क्योंकि उनका जो काम, वो अगर उनको कोई जॉब पर रखता है या उनसे ज़बरदस्ती काम कराता है तो उसको हमारे यहाँ पर इलीगल माना जाता है। तो यहाँ पर सकल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप। तो यहाँ पर जो सकल और उसके सकल का जो ब्रदर है जीतू और सिस्टर सीतू, वो इस एज ग्रुप में नहीं आते हैं, इसलिए हम उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हैं। ऐसे ही सकल की मदर शीला वर्क्स फॉर द फैमिली, वो घर के काम फैमिली के लिए काम करती है, वो घर के बाहर जाके काम करने की इच्छुक नहीं है, मीन्स वो मार्केट एक्टिविटी में शामिल नहीं होना चाहती है, इसलिए हम उसको भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। सकल्स ग्रैंड पेरेंट्स although not mentioned in the story cannot be called unemployed। हालांकि जो सकल के ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो इस स्टोरी में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर मान लो सपोज करो वो अगर स्टोरी में होते भी तो हम उनको भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहते, क्योंकि मे बी उनकी एज अबव 60 ईयर्स होती, तो 60 ईयर्स से जो अबव की जो पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉय उसमें वो वर्कफोर्स पॉपुलेशन में काउंट नहीं की जाती है। In case of India, we have unemployment in rural and urban areas. However, the nature of the unemployment differs in rural and urban areas. अगर हम इंडिया की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज़ में भी दिखाई देता है, अर्बन एरियाज़ में भी दिखाई देता है, और यहाँ पर बस इतना अंतर है कि जो नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो रूरल और अर्बन एरियाज़ में अलग अलग है। इन केस ऑफ रूरल एरियाज़ देयर इज सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर रूरल एरियाज़ की बात करें तो रूरल एरियाज़ में 2 टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देता है, पहला है सीजनल और दूसरा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरियाज़ में एजुकेटेड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देता है। अर्बन एरियाज़ में पढ़े लिखे जो शिक्षित बेरोजगारी है वो दिखाई देती है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। सीजनल एम्प्लॉयमेंट कब होता है? जब लोगों को साल के कुछ महीनों में काम नहीं मिलता।
तो उसको हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चरल यूजली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जो लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं, वो लोग ज़्यादातर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करते हैं। देयर आर सर्टन बिजी सीजन्स व्हेन शोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग इज डन। सर्टन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में कुछ बिजी सीजन्स होते हैं, जैसे शोइंग पीरियड है, हार्वेस्टिंग, वीडिंग एंड थ्रेसिंग। ये जब इस टाइम पर तो जो वर्कर्स होते हैं, जो जो लोग होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, उनको बहुत सारा काम मिलता है। लेकिन सर्टन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क। लेकिन कुछ महीने ऐसे होते हैं जब उनको कोई काम नहीं मिलता है, वो आइडियल हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो उस टाइप के जो जो जब वो बेकारी की अवस्था में आ जाते हैं, उस पीरियड को ही हम कहते हैं कि अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पर सर्टन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। कुछ महीने जो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं, उनको कुछ महीनों के लिए कोई वर्क नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। यहाँ पे लोग काम करते हुए तो दिखाई देते, लेकिन एक्चुअल में वो एम्प्लॉयड नहीं होते। दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क। जैसे लोगों के पास में आमतौर पर दिस यूजुअली हैपेंस अमंग फैमिली मेम्बर्स। आमतौर पर ये फैमिली मेम्बर्स के बीच में ही डिस्गाइज टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देता है, कि वो लोग अपने एग्रीकल्चरल प्लॉट में काम कर रहे हैं और सब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में एंगेज हैं। जितने लोग हैं परिवार के, वो सब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में लगे हुए हैं। लेकिन अगर उनमें से हम कुछ लोगों को रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो उससे उस एग्रीकल्चरल प्लॉट की प्रोडक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनके काम करने से बस इतना हो रहा था कि जो टाइम जो था, जो उनकी मेहनत थी, वो थोड़ी सी कम हो रही थी। लेकिन जो फील्ड का प्रोडक्शन है, उस पर उन लोगों के काम करने से वो प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा था, और ना ही उन लोगों के काम ना करने से वो प्रोडक्शन घटेगा। तो इस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। जैसे द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल। जो एग्रीकल्चरल प्लॉट है, फैमिली में जो भी है, एग्जाम्पल के तौर पर, उसमें काम करने के लिए केवल ज़रूरत 5 पीपल की है, बट एंगेजेस 8 पीपल। लेकिन उसमें काम 8 लोग कर रहे हैं, परिवार में 8 लोग हैं और वो 8 लोग उस फील्ड में काम कर रहे हैं। 3 पीपल आर एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर ये जो 3 लोग हैं वो एक्स्ट्रा हैं। दीज 3 पीपल ऑल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज दी अदर। ये 3 लोग भी जैसे 5 लोग और काम कर रहे हैं, उनकी तरह ही अपने इस प्लॉट में काम कर रहे हैं। The contribution made by the 3 extra people does not add to the contribution made by the 5 people. यहाँ पर जो contribution है, जो 3 extra people का जो contribution है, वो 5 people के contribution में कुछ extra add नहीं कर रहा, कुछ भी add नहीं कर रहा है, बस उनकी थोड़ी सी मेहनत को कम कर रहा है, उनके टाइम को थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहा है। If 3 people आर रिमूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन। अगर इनमें से हम 8 लोगों में से 3 लोगों को हटा देंगे, तो प्रोडक्टिविटी जो है फील्ड की वो कम नहीं होगी। द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। तो यहाँ पर जो फील्ड है उसको केवल 5 लोगों के काम की आवश्यकता है, सर्विस ऑफ 5 पीपल की ही रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ पर 3 लोग जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो उन 3 लोगों को हम कहेंगे कि दे आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। अब हम बात करते हैं अर्बन एरियाज के अनएम्प्लॉयमेंट की। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ कॉमन फिनोमेनन। अर्बन एरियाज में जो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स पढ़े लिखे लोगों का बेरोजगार होना एक कॉमन फिनोमेना, एक आम प्रक्रिया है। मैनी यूथ विथ मेट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। कई सारे युवा जो मेट्रिकुलेशन किए हुए हैं, जो और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज होने के बावजूद उनको एक जॉब नहीं मिल पाई। A study showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates. एक स्टडी बताती है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है मैट्रिकों की तुलना में, जो मैट्रिक कर चुके हैं उन लोगों की तुलना में, जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो यूथ है उनमें अनएम्प्लॉयमेंट तेज़ी से बढ़ रहा है।
क्योंकि वो कई बार ये सोचते हैं, जो पढ़ लिख जाते हैं, डिग्री ले लेते हैं, तो वो छोटे मोटे काम को करना पसंद नहीं करते। लेकिन जो मैट्रिकुलेट्स तक के हैं तो वो कोई बात नहीं है, चलो अभी जब तक काम नहीं मिल रहा है तब तक हम इस तरीके का ही काम कर लें, तो वो अपने आप को छोटी मोटी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उनमें एंगेज कर लेते। तो ए पैराडॉक्सियल मैन पावर सिचुएशन इज विटनेस्ड। तो यहाँ पर एक विरोधाभासी मैन पावर जो है वो उसकी सिचुएशन बन जाती है, एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें आप मतलब आपस में ही जो है कॉन्ट्राडिक्शन आ जाते हैं कि एक जगह पर तो बहुत सारे मैन पावर काम कर रही है, बहुत सारी जनशक्ति है, वो एक जगह पे बहुत सारे लोग काम में एंगेज हो रहे हैं, और दूसरी साइड में अगर हम देखें तो वहाँ पर कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पर सर्टन कैटेगरीज में वहाँ पर शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है, वहाँ पर लोगों की जनशक्ति की कमी है, वहाँ पर काम करने वाला ही कोई नहीं है। देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन वन हैंड। एक तरफ तो हमें टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन की जो है उनका टेक्निकली क्वालिफाइड लोग नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए बेरोजगारी है। और दूसरी तरफ वाइल देयर इज़ अ डर्थ ऑफ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और एक तरफ इतने सारे जो है टेक्निकल स्किल लोग हो गए हैं कि उनके कारण जो है उनको उनमें जो टेक्निकल स्किल की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, इसलिए उनको काम पर नहीं रखा जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इससे हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को क्या क्या प्रॉब्लम्स या क्या क्या लॉसेस होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। ये अनएम्प्लॉयमेंट जो जनशक्ति है, जो आपका जो ह्यूमन पावर रिसोर्स है, उसको बर्बाद करने का काम करता है, उसकी बर्बादी होती है। पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू लायबिलिटी। जो लोग किसी कंट्री के लिए, किसी इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए जो एसेट होते हैं, जो संपत्ति के रूप में दिखाई देते हैं, तो अगर वो उनको काम नहीं मिलेगा, अनएम्प्लॉयड रहेंगे, तो वही लोग किसी इकोनॉमी के लिए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं, दायित्व में परिवर्तित हो जाते हैं। There is a feeling of hopelessness and disappear among the youth। जो युवा है उसके अंदर होपलेसनेस की, उनके अंदर निराशा, हताशा की भावना आ जाती है, उनके अंदर फीलिंग आ जाती है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। लोगों के पास में इतना जो है इतनी मनी नहीं होती है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अभी हम कर रहे हैं जॉब, अभी हमारी अर्निंग कम है, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो वो उनकी जब जॉब लगेगी तो वो बहुत अच्छे से अर्न करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। तो इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल अनएम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वर्क। तो यहाँ पर जो इनएबिलिटी है, जो एजुकेटेड पढ़ लिख गए लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पा रही, काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा जो उनके हिसाब को हो, उनके लिए हो, उस टाइप का अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता तो वो फैमिली के ऊपर भी एक बर्डन बन जाते हैं, और उसके कारण फिर सोशल वेस्ट भी होता है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। तो फैमिली पर भी इकोनॉमिक ओवरलोड पड़ता है, और उसके साथ साथ में नेशनल जो डेवलपमेंट है उस पर भी एक इकोनॉमिक ओवरलोड आ जाता है। द डिपेंडेंसी ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज। तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है उस पर अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल as to live on a bare subsistence level, there is a general decline in its health status and rising withdrawal from the school system। तो अगर कोई फैमिली जो अपना बेयर सब्सिस्टेंस मतलब जीवन जीने का जो उसका जो लेवल है वो मिनिमम है, मीन्स कोई किसी की इनकम, सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन वो यही सोच रहा है कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर जॉब करेंगे और उनकी मदद करेंगे। तो अगर उनके बच्चों को जॉब नहीं मिल पाती है तो उसके कारण तो वो बच्चे भी अब उसी पहले भी डिपेंडेंट थे, अभी भी डिपेंडेंट है, लेकिन अब जो इनकम नहीं बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण उनके हेल्थ स्टेटस में भी
फ़र्क पड़ जाता है। और साथ साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे कि कुछ फैमिली में बच्चों को स्कूल सिस्टम से ही हटा लिया जाता है, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो उनको स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ता है। हेल्थ स्टेटस प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता है तो उसके कारण उनकी हेल्थ में भी जो है प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। Hence, unemployment has detrimental impact on the overall growth of an economy. तो अनएम्प्लॉयमेंट का एक किसी भी अर्थव्यवस्था के पूरे समग्र विकास पर जो है एक अपोजिट, मतलब उसके फेवर में इफेक्ट नहीं पड़ता है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ ए डिप्रेस्ड इकोनॉमी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीजमेंट होता है, वृद्धि होती है, तो उससे पता चलता है कि उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो ओवर बर्डनड है, वो डिप्रेस्ड है। इट आल्सो वेस्ट द रिसोर्स, इसके साथ साथ में ये जो संसाधन है, जो रिसोर्स है, उनको भी बर्बाद करता है, जिनको बड़ी गेनफुली जो एम्प्लॉयमेंट के द्वारा हमने प्राप्त किया था। If people cannot be used as a resource, they naturally appears as a liability to the economy. तो अगर हमने हेल्थ या एजुकेशन में अगर कुछ कमी कर दी या उनको प्रॉपरली जॉब अवेलेबल नहीं करा पाए, भाई पढ़ा दिया, हेल्थ भी अच्छी है, लेकिन अगर उनको जॉब नहीं मिली तो यही लोग जो कंट्री के लिए एसेट बनने वाले थे, रिसोर्स के रूप में काम करने वाले थे, वो हमारी इकोनॉमी के लिए, उस अर्थव्यवस्था के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में दिखाई देने लगेंगे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी पड़ेगी। इन केस ऑफ इंडिया स्टेटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो। अगर हम इंडिया की बात करें स्टेटिस्टिकली, सांख्यिकी की दृष्टि से, तो हमारे यहाँ पर बेरोजगारी की जो दर है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो बहुत कम है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विथ लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड। बहुत सारे लोग जो लो इनकम, जिनकी जो मतलब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लो इनकम है, उनकी अर्निंग बहुत कम है, लेकिन उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो सब एम्प्लॉयड के दायरे में आती है। उनको देख के हमें लगता है कि ये लोग काम कर रहे हैं, रोजगार इन्हें को प्राप्त है। दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम इट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर देम। वो पूरे साल हमें काम करते हुए प्रतीत होते, पूरे साल लगता है कि ये काम कर रहे हैं, लेकिन उनके काम करने की क्षमता, जो उनके पोटेंशियल है और उनकी इनकम को देखते हुए, उनकी अर्निंग को देखते हुए, उनकी क्षमताओं को देखते हुए, ये उनके लिए पर्याप्त नहीं है, एडिक्वेट नहीं है। द वर्क दैट दे आर परस्यूइंग सीम्स फोर्स्ड अपॉन देम। जो काम वो करते हैं, जो काम वो कर रहे होते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि उनके ऊपर थोपा गया, उनके ऊपर ज़बरदस्ती उनसे वो काम कराया गया, मीन्स उसमें वो काम करते उन्हें खुशी नहीं होती, लेकिन अब काम अपना परिवार तो पालना ही है, उस अपने परिवार को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को तो पूरा करना ही है, तो उसके लिए वो काम कर रहे हैं। दे मे देयरफॉर वांट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस। वो अपनी चॉइस का काम करना चाहते हैं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सीट आइडल। अब जो गरीब लोग हैं वो बेचारे बेकार तो बैठ नहीं सकते। दे टेंड टू इंगेज इन एनी एक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल। अब अर्निंग पोटेंशियल, उनकी अर्निंग कैसी होगी, लो इनकम होगी या बस ज़रूरत ही उनकी पूरी हो पाएगी, ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी वो अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करके, मतलब अपने आप को उसमें एंगेज रखते और अर्न करने की कोशिश करते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ अर्न कर सके। दे अर्निंग कीम्स देम ऑन ए बेयर सब्सिस्टेंस लेवल। लेकिन उनकी जो अर्निंग है वो फिर भी उनको उनके जीवन, जो जीने का, जो जीवन निर्वाह करने का जो लेवल है, वो उनको बिल्कुल हाशिए पर ही रखता है। उनके उस लेवल में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो पाती कि वो एक अच्छी सी लाइफ जी सके। मोर ओवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर। हालांकि हमारे यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है उसको अगर हम देखें तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें ज़्यादातर लोग सेल्फ एम्प्लॉयड ही हमें दिखाई देते हैं। द होल फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द फील्ड इवन दो नॉट एवरीबॉडी इज रियली नीडेड। पूरी फैमिली फील्ड में काम करती है,
मदद करती है, कंट्रीब्यूशन देती है अपना काम करके। हालांकि उस फील्ड में हर किसी के काम करने की ज़रूरत नहीं होती। मीन्स यहाँ पर फैमिली डिस्गाइज टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट परफॉर्म करती है। सो देयर इज़ अ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो यहाँ पर हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है या हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, तो वहाँ पर डिस्गाइज टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। बट द एंटायर फैमिली शेयर्स व्हाट हैज़ बीन प्रोड्यूस। बस इतना है यहाँ पर कि जो फील्ड में 5 लोगों ने काम किया हो या 8 लोगों ने काम किया हो, अगर फैमिली 8 मेंबर्स की है तो एग्रीकल्चरल जो फील्ड में जितना भी आएगा, जो भी प्रोड्यूस होगा, उसको वो 8 लोग, वो 8 पीपल इक्वली शेयर करेंगे, वो पूरी फैमिली शेयर करेगी। ऐसा नहीं है कि 5 लोगों ने काम किया है तो सिर्फ 5 लोग ही उसको शेयर करेंगे। वो अगर 3 लोग उसमें काम नहीं भी कर रहे हैं या कर रहे हैं तो भी उनको उसमें शेयर मिलेगा। दिस कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड कैन एंड द प्रोड्यूस रेज्ड रिड्यूसेस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर। तो इस प्रकार से जो ये वर्क ये जो कंसेप्ट है, जो शेयरिंग ऑफ वर्क कि काम में जो आपस में शेयरिंग हो जाती है, मदद जो कर लेते हैं परिवार वाले लोग फील्ड में काम करते हुए, हालांकि उससे जो प्रोड्यूस है वो बढ़ता नहीं है, लेकिन उनके बीच की जो हार्डशिप है, जो प्रॉब्लम है, वो थोड़ी कम हो जाती है कि जो अगर 5 लोगों ने भी जो प्रोड्यूस किया तो उस पर 3 और लोग, उन लोगों को भी उसमें से शेयर मिलेगा। बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली। बस उनकी ज़रूरतें ही पूरी हो जाती है, लेकिन परिवार की जो हार्डशिप है, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो इससे कम नहीं होती। मीन्स उनके पास में कोई एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं होती। अगर सपोज करो कि वो 5 लोग खेत में काम कर रहे हैं, बाकी के जो 3 लोगों को हटाया गया, अगर वो कहीं और दूसरी जगह पर जाकर एम्प्लॉयमेंट करने लग जाए, अगर उनको वहाँ पर कहीं दूसरी जगह पर रोजगार मिल जाता है, तो वो उससे क्या होगा, फैमिली को एक्स्ट्रा अर्निंग भी मिलेगी। But this does not reduce the poverty of the family. Gradually, surplus labor from every household tends to migrate from the village in search of jobs. इसीलिए ज़्यादातर जो हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड, हर परिवार में से जो एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं जिनकी फील्ड में काम करने की ज़रूरत नहीं है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको लोगों को बताया था कि अगर 8 मेंबर्स की फैमिली और उसमें से जो 5 मेंबर्स फील्ड में काम कर रहे हैं, 3 एक्स्ट्रा है, और 3 एक्स्ट्रा अगर हम कहीं और उनको काम पर लगा देते हैं तो उससे फैमिली को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाएगा। तो हर परिवार में से ऐसे ही जो लोग हैं वो माइग्रेट होकर विलेज से जॉब की सर्च में माइग्रेट होकर प्रवासी बनकर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, अर्बन एरियाज में पहुंच जाते हैं काम करने के लिए। लेट अस डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो in the 3 sectors mentioned earlier. एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्विंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो अब यहाँ पर हम जो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियोज को, जो 3 सेक्टर जो हमने पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जो एग्रीकल्चर है वो सबसे ज़्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग, मतलब सबसे ज़्यादा जो लेबर की रिक्वायरमेंट है या सबसे ज़्यादा जहाँ लेबर लगी होती है वो आपका प्राइमरी सेक्टर है या एग्रीकल्चरल सेक्टर है। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर पार्शली बिकॉज ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस्ड अर्लियर। पिछले कुछ सालों में, रिसेंट ईयर्स में, देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पर एक डिक्लाइन आई है, जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में जो डिपेंडेंसी थी पॉपुलेशन की, उसमें कमी आई है, क्योंकि वहाँ पर हमें पहले ही दिखाई दे रहा था वहाँ पर कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट था, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज़ मूव्ड टू आइदर द सेकेंडरी और द टर्शरी सेक्टर। जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था उसके कारण जो फैमिली के जो और जो एक्स्ट्रा मेंबर्स थे, तो वो अब माइग्रेंट बनकर अदर सेक्टर्स में शिफ्ट हो गए हैं। जैसे जो सरप्लस लेबर थी, एक्स्ट्रा लेबर थी, एक्स्ट्रा जो पीपल थे एग्रीकल्चर में जो एंगेज थे, वो अब
या तो सेकेंडरी सेक्टर में पहुंच गए या टर्शरी सेक्टर, मीन्स वो या सेकेंडरी सेक्टर की स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग और इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें वो काम करने लगे, या उनमें से कुछ लोग टर्शरी सेक्टर में जॉब करने लगे। इन द सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग। तो अभी हमने पहले पढ़ा था कि एग्रीकल्चर इज मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था का सबसे ज़्यादा लेबर, जहाँ पर काम कर जो लेबर है वो सबसे ज़्यादा होते हैं, वो होते हैं एग्रीकल्चर में। तो ऐसे ही सेकेंडरी सेक्टर में भी जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, छोटे मोटे जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं, जो स्मॉल स्केल जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा लेबर काम करती है। इन केस ऑफ द टर्शरी सेक्टर various new services are now appearing like biotechnology, information technology and so on। और टर्शरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर तो कई सारी नई नई सर्विसेज बन रही हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और भी कई सारे। तो यहाँ टर्शरी सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। लेट अस रीड अ स्टोरी टू नो हाउ people could become an asset for the economy of a village। तो अब यहाँ पर एक स्टोरी हम पढ़ेंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से किसी विलेज के लोग, जो विलेज की इकोनॉमी है उसके लिए वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो एसेट के रूप में कन्वर्ट हो गई। स्टोरी ऑफ ए विलेज, एक गांव की कहानी। देयर वॉज ए विलेज इनहेबिटेड बाय सेवरल फैमिलीज। यहाँ पर कहीं पर एक गांव है जिसमें कई सारी फैमिलीज रहती हैं। ईच फैमिली प्रोड्यूस इनफ टू फीड इट्स मेंबर। और हर फैमिली इतना प्रोड्यूस कर लेती है कि वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके, अपने खाने पीने की व्यवस्था अच्छे से चला सकती हैं। ईच फैमिली मेट इट्स नीड्स बाय दी मेंबर्स मेकिंग देयर ओन क्लॉथ्स एंड टीचिंग देयर ओन चिल्ड्रन। हर फैमिली अपने फैमिली मेंबर्स की नीड्स को पूरा कर लेती है। वो अपने जैसे कपड़े वगैरह भी बनाने का काम अब खुद ही महिलाएं सिलाई वगैरह कर लेती हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं वो लोग। वन ऑफ द फैमिलीज डिसाइडेड टू सेंड वन ऑफ इट्स सन टू एन एग्रीकल्चरल कॉलेज। लेकिन इसी गांव का एक परिवार ऐसा भी है जिसने डिसाइड किया है कि अपने बच्चे को हायर स्टडी के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे। द बॉय गॉट हिज एडमिशन इन द नियर बाय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। और इस बच्चे को पास के ही एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया। आफ्टर सम टाइम ही बिकेम क्वालिफाइड इन एग्रो इंजीनियरिंग एंड केम बैक टू द विलेज। कुछ समय के बाद में वो एग्रो इंजीनियरिंग उस बच्चे ने कर ली और वापस वो अपने गांव में लौट आया। ही प्रूव्ड टू बी सो क्रिएटिव दैट ही कुड डिजाइन एन इम्प्रूव टाइप ऑफ प्लव विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ व्हीट। वो इतना क्रिएटिव बच्चा था, उसने अपने आप को क्रिएटिव जो है प्रूव कर दिया कि उसने जो एग्रो इंजीनियरिंग की है तो वो एग्रीकल्चर में किस तरीके से उपयोगी हो। तो उसके लिए उसने एक इम्प्रूव टाइप का प्लगिंग मशीन बनाई, जिसके यूज़ करने से जो वीट की ईल्ड थी, जो पैदावार थी, गेहूं का जो प्रोडक्शन था, उस गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ गया। दस अ न्यू जॉब ऑफ एग्रो इंजीनियर वॉज क्रिएटेड एंड फिल्ड इन दी विलेज। तो यहाँ पर एक जो न्यू जॉब थी, मतलब एग्रो इंजीनियर की जो ज़रूरत थी गाँव में, तो वो बनी और उसको पूरा कर लिया गया। वो बच्चा पढ़ाई करके वापस अपने गांव में लौट आया एज ए एग्रो इंजीनियर, और उसने एक ऐसी प्लगिंग मशीन बनाई जिससे वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। द फैमिली इन द विलेज सोल्ड द सरप्लस इन ए नियर बाय नेबरिंग विलेज। ये जो परिवार था जिसके यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन जो है इंक्रीज्ड क्वांटिटी में हुआ, उसने अपने सरप्लस प्रोडक्शन को जो प्रोड्यूस था उसको पास के गांव में बेचा। दे अर्न गुड प्रॉफिट, और एक अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। विच दे शेयर्ड अमंग देमसेल्फ, जिसको उन्होंने अपने परिवार के जो बेटरमेंट के लिए खर्च किया। इंस्पायर्ड बाय दिस सक्सेस ऑल द फैमिलीज आफ्टर सम टाइम हेल्ड अ मीटिंग इन दी विलेज। और इससे इंस्पायर्ड होके
उनकी जो उनके यहाँ पे जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ और उसके बाद में जो उनके और एक्स्ट्रा खर्चे अच्छे हुए, बेटरमेंट ऑफ लाइफ हुआ, उसको देखकर उससे इंस्पायर होके जो गांव की फैमिलीज थी उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। दे ऑल वांटेड टू हैव अ बेटर फ्यूचर फॉर देयर चिल्ड्रन टू, वो सभी अपने बच्चों के लिए एक अच्छा एक बेटर फ्यूचर चाहते थे। दे रिक्वेस्टेड द पंचायत टू ओपन ए स्कूल इन द विलेज, उन सभी लोगों ने, गांव की जो और फैमिलीज थी, उन्होंने अपने बच्चों के बेटरमेंट के लिए पंचायत से रिक्वेस्ट की कि गांव में एक स्कूल खोला जाए। दे एश्योर्ड द पंचायत दैट दे वुड ऑल सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, उन सभी ने पंचायत को आश्वासन दिया कि वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए ज़रूर भेजेंगे। द पंचायत विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ओपन ए स्कूल, पंचायत ने गवर्नमेंट सरकार की सहायता से गांव में एक स्कूल खोला। ए टीचर वाज रिक्रूटेड फ्रॉम ए नियर बाय टाउन, यहाँ पर एक टीचर को जॉब के लिए रखा गया जो पास के ही टाउन से आता था। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ दिस विलेज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, जो गांव के बच्चे थे, जितने भी बच्चे थे वो सब स्कूल जाना शुरू हो गए। आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द फैमिलीज गेव ट्रेनिंग टू हिज डॉटर इन टेलरिंग, कुछ समय के बाद में उन्हीं परिवारों में से एक परिवार ने अपनी बच्ची को टेलरिंग में, जो कपड़े सिलाई का सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया। She started stitching clothes for all the families of the village, for everyone now wanted to buy and wear well tailored clothes। अब वो जो बच्ची जिसने सिलाई का प्रशिक्षण लिया था, ट्रेनिंग ली थी, वो अब उसने गांव की जो और भी फैमिलीज थी उनके लिए कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि गांव के सभी लोग अच्छे बढ़िया सिले हुए कपड़ा पहनना पसंद करते थे। Thus another new job that of tailor was created, तो यहाँ पर एक नया जॉब जो दर्जी का था वो बन गया। दिस हैड अनदर पॉजिटिव इफेक्ट, और इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी हुआ। द टाइम ऑफ द फार्मर्स इन गोइंग फार फॉर बाइंग क्लॉथ्स वाज सेव्ड, जो गांव के लोगों को कपड़े खरीदने के लिए, किसानों को कपड़े खरीदने दूर जाना पड़ता था, तो उसमें लगने वाला टाइम बचने लगा, और उस टाइम का उपयोग किसान अपने खेतों में करने लगे। इसलिए उनकी जो उपज थी, जो उनकी फील्ड की प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ गई। इससे अब उनके यहाँ पर द यील्ड ऑफ द फार्म्स वेंट अप, दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये उनकी प्रॉस्पेरिटी का, समृद्धता का प्रारंभ था। द फार्मर्स हैड मोर देन व्हाट दे कुड कंज्यूम, अब फार्मर्स के पास में जो भी वो कंज्यूम करते थे उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें, वस्तुएं थी, ज़्यादा था। जो प्रोडक्शन उनके पास में पहले होता था उससे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, सरप्लस प्रोडक्शन था। नाउ दे कुड सेल व्हाट दे प्रोड्यूस टू अदर्स हु केम टू देयर विलेज मार्केट, अब उनके पास में जो उनका एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोडक्शन था उसको वो बेच सकते थे, और उस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को खरीदने के लिए, सरप्लस प्रोडक्शन को खरीदने के लिए पास के गाँव के लोग उनके गांव के मार्केट में आने लगे। ओवर टाइम दिस विलेज विच फॉर्मली हैड नो जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द बिगिनिंग हैड मैनी लाइक टीचर्स, टेलर, एग्रो इंजीनियर एंड मैनी मोर, तो जो स्टार्टिंग में ओवर टाइम हमने जब स्टोरी की स्टार्टिंग की तो वहाँ पर कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी उस विलेज में, इस बिगिनिंग में कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। लेकिन आज उस गांव में अब जो है उस गांव में टीचर की, टेलर की, शिक्षक की, दर्जी की, एग्रो इंजीनियर और भी कई सारे तरह तरह की जॉब लोगों को वहाँ पर अवेलेबल हो गई हैं। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ ए सिंपल विलेज वेयर द राइजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल enabled it to evolve into a place rich with complex and modern economic activities। तो ये एक साधारण से गांव की कहानी थी जहाँ पर जो ह्यूमन कैपिटल के कारण, मानव पूंजी के बढ़ने से, उठने से, एक जो है जो कॉम्प्लेक्स जो स्टोरी थी, जो जटिल और आधुनिक जो मॉडर्न जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई उसके कारण जो है वो गांव एक अच्छा वेल डेवलप्ड विलेज में कन्वर्ट हो गया। अब इस पूरे चैप्टर की हम समरी यहाँ पर पढ़ लें। यू हैव सीन हाउ इनपुट्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ
हेल्प्ड इन मेकिंग पीपल एन एसेट फॉर द इकोनॉमी। आपने जैसे कि देखा कि एजुकेशन के द्वारा हेल्थ से हम पीपल को कंट्री के एसेट के रूप में, जो इकोनॉमी है, कंट्री की इकोनॉमी है, उसके रूप में हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। द चैप्टर आल्सो डिस्कसेस अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अंडरटेकन इन द 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इस चैप्टर में हमने जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ा, और उन इकोनॉमिक एक्टर्स के जो 3 सेक्टर्स हैं जो इकोनॉमी में आते हैं उनको भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। वी आल्सो स्टडी अबाउट द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर हमने अनएम्प्लॉयमेंट को तो पढ़ा ही, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स भी पढ़े, और अनएम्प्लॉयमेंट से होने वाली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उन सबको यहाँ पर डिस्कस किया। फाइनली द चैप्टर एंड्स विद द स्टोरी ऑफ अ विलेज विच फॉर्मली हैड नो जॉब बट लेटर हैड प्लेंटी। और लास्ट में हमने इस चैप्टर के एंड में एक स्टोरी पढ़ी, स्टोरी ऑफ ए विलेज, जिसमें हमने पहले देखा कि वहाँ पर कोई भी जॉब नहीं थी, लेकिन बाद में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हो गई। तो ये आपका चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स का पीपल एज रिसोर्स कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।